हाँ जी, बताएंगे क्या होगा? आशुतोष, यस सर। आशुतोष, यस सर। हाँ बताओ क्या होगा? कितने चिल्ड्रन इन्फेक्टेड होंगे, मतलब डिजीज होंगे, और दो। कितने चिल्ड्रन नॉर्मल होंगे? दो। नॉर्मल ओके, एक 2 होगा। चिल्ड्रन। हाँ, ओके, डिजीज कितने होंगे? 2। दो। डिजीज 2। ओके, डिजीज मेल कितने? मेल एक। एक। मेल 1। डिजीज फीमेल कितने? 1। एक। कैरियर फीमेल 1। 1, है ना? सर हाँ। सर कैरियर फीमेल एक्स को ना कहेंगे। हाँ, एक्स को ही कहेंगे। That is carrier. She won't show the disease, but she is carrier. Okay, latent phase में है, latent phase में है उनके अंदर character. Okay, she won't show any symptoms. Symptoms कोई दिखाना नहीं है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया का केस देखते हैं। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हो सकता है। ओके, सिकल सेल एनीमिया को स्टडी किया जा सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर भी। मतलब म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया, या पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी स्टडी कर सकते हो, है ना? ओके, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम हो जाता है आरबीसी का, है ना? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है इंडिविजुअल का सिकल सेल एनीमिया के केस में, है ना? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। और ये आपका ये डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोम्स कहने का मतलब सेक्स क्रोमोसोम के चलते ये डिजीज इनहेरेंट नहीं होना है, ये डिजीज इनहेरेंट होगा बिकॉज ऑफ ऑटोसोम। ठीक ना? एक पहला हाँ, चलो इसके बताते हैं। ओके, हाँ, एक चीज बताएंगे। लास्ट टाइम हम पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था ना, अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर द हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, है ना? आरबीसी ब्लड में। ठीक है, सो उसमें होता क्या था, बीटा वाले चेन में, है ना, बीटा वाले चेन में 6th पोजीशन का अमीनो एसिड बदल जाता था। ठीक ना? ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जा रहा था वलीन में। सो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 11, है ना? क्रोमोसोम नंबर 11 में गड़बड़ी होने के चलते, क्रोमोसोम नंबर 11 में म्यूटेशन होने के चलते सिकल सेल एनीमिया होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर 11 में म्यूटेशन होने के चलते ये डिजीज होता है। 241 again, he called me, it is in silent. ओके, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया वाला प्रोसेस देखेंगे जरा, जो मैंने पॉइंट म्यूटेशन में बताया था। जल्दी से कौन यहाँ पे हम रिपीट नहीं करने वाले हैं वही चीज। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट phenylketonuria, then thalassemia, then pedigree analysis। तो सिकल सेल एनीमिया का केस आप लोग जल्दी से देख लें। सर वो वाला पेज निकालनी है। आपके पास है ना, देखिए ना। हाँ। है ना? बीटा चेन में गड़बड़ हो रहा था, देखो तो, बीटा चेन में गड़बड़ हो रहा था। यस सर, इसमें जीटीसी था तो वहाँ पर सीएससी हो रहा था, वही सर ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, वही, हाँ वही, ठीक है, वही है।
GAG से GOG में चेंज हो रहा था ना। हाँ, फ्रॉम गैग टू GAG गूग में से चेंज हो जा रहा था। हाँ हाँ वही यार, 6th अमीनो एसिड चेंज हो जा रहा था, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जा रहा था विलीन में, वही है ना। हाँ, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कहने का मतलब यदि दोनों एलील गड़बड़ कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा तभी डिजीज रिवील करेगा, अदरवाइज ये डिजीज रिवील नहीं करना है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंडीशंस में दे रहा हूँ यहाँ पे कंडीशंस। अच्छा, उससे पहले और इसमें हम कुछ बता दें। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स occurs due to mutation in chromosome number 11। क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक ना। 11 क्रोमोसोम नंबर एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना। हाँ, here the 6th polypeptide, the 6th amino acid of beta chain replaced from valine। क्या से क्या रिप्लेस हो रहा है जी, क्या से क्या रिलीज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। GAG से GUG में रिप्लेस हो रहा है ना। तो GAG क्या कोड कर रहा है जी? ग्लूटामिक एसिड। हाँ, वेलिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रॉम वेलिन टू ग्लूटामिक एसिड तो वाली पहले ग्लूटामिक एसिड था। किस में चेंज हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड वेलिन में चेंज हो रहा है या वेलिन ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड वालीन में। GAG ओके। हाँ, वेलिन है ना। वेलिन किस में चेंज हो रहा है? तो सर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है वेलिन में। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है, UCA। ओके, वेरी गुड। चलो, देखने का तो कुछ फायदा हुआ। फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, है ना। ओके, वेलिन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर। ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। कंडीशंस में कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ। जैसे कि हेमोग्लोबिन, ये सिकल सेल है, हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो इसके केस में डिजीज होगा कि नहीं होगा बताएंगे जरा। 2 एलील है, यहाँ पे एक एलील के पास डिजीज कैरिंग कैपेसिटी है, दूसरे के पास नहीं है। इस केस में इंडिविजुअल नॉर्मल होगा, डिजीज होगा या कैरियर होगा बताएंगे। पहला केस में कैरियर होगा। वेरी गुड, अमृत बोला। यस सर। अरे वाह मेरे शेर। इसके केस में ये डिजीज है। डिजीज होगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया से सफर करना है, डिजीज। व्हाट अबाउट दिस? इसके केस में ये नॉर्मल है, ना ही कैरियर है ना डिजीज, है ना, नॉर्मल है। इसमें हम XY लेके नहीं चलेंगे। XY क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये X लिंक डिजीज तो है नहीं, है ना। ये तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हम A करते हैं, ठीक ना। ओके, ये कैपिटल A यहाँ पे, ठीक ना। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख रहे हैं, जैसे कि डिजीज के लिए हम इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे, इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? कैपिटल A ऑटोसोम, स्मॉल a ऑटोसोम, स्मॉल a कैपिटल A ऑटोसोम, है ना। एनालोगस है। ओके, ये ए जो अल्फाबेट यूज किए हैं ना, ये हम इस्तेमाल करेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। ये पेडिग्री एनालिसिस में यूज करेंगे हम लोग। सर। हाँ बोले सर, कंडीशन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, जैसे कि कंडीशंस यहाँ पे लिखा है मैंने। एक एलील गड़बड़ है, हेमोग्लोबिन का एक बीटा चैन एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ नहीं है, दूसरा गड़बड़ नहीं है। तो इस केस में वो इंडिविजुअल डिजीज नहीं होगा, वो कैरियर होना है ना। इंडिविजुअल कैरियर होना है। नीचे वाले केस में, नंबर 2 वाले केस में क्या होना है? नंबर 2 वाले केस में दोनों गड़बड़ है, दोनों एलील में म्यूटेशन हो रखा है। इस केस में तो डिजीज होना ही जी,
है ना। ओके, सिकल शेप का आरबीसी बनेगा और थर्ड केस में है दोनों नॉर्मल है तो डिजीज नहीं होना है ना। एक चीज यहाँ पे नोट कर लें जरा, जो कैरियर्स होते हैं ना, कैरियर्स होते हैं सिकल सेल के लिए, दे हार्डली सफर फ्रॉम मलेरियल डिजीज, दे हार्डली सफर फ्रॉम मलेरियल डिजीज, या फिर दे सफर मलेरियल डिजीज इन माइल्ड कंडीशन, है ना। रीजन ये है कि जो आरबीसी के पैथोजन होते हैं वो रिसाइड करते हैं, जो मलेरिया के पैथोजन होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो रिसाइड करता है आरबीसी के अंदर, और चूंकि 50% आरबीसी इसके केस में तो गड़बड़ होना है ना, 50% गड़बड़ होना है, तो पैथोजन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, फ्लरिश नहीं कर पाता है कैरियर पेशेंट के बॉडी में। इसीलिए कैरियर्स को सिकल सेल एनीमिया के कैरियर्स को मलेरिया डिजीज नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर्स होते हैं उनमें 50% आरबीसी नॉर्मल रहता है और 50% आरबीसी गड़बड़ है, सिकल सेल है ना। और जो मलेरिया के पैथोजन होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो आरबीसी के अंदर रिसाइड करता है। अब चूंकि आरबीसी का शेप तो एकदम छोटा हो रखा है, सिकल शेप में हो रखा है ना, तो दैट पैथोजन डू नॉट गेट मच स्पेस टू अंडरगो डिवीजन, है ना, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है उनके बॉडी में, इसीलिए ये लोग मलेरिया से सफर नहीं करते, है ना। अफ्रीकन से जो कैरियर्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो वो बहुत हार्डली ही मलेरियल डिजीज से सफर करते हैं, है ना। सर, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो सर इसमें HBS जो है वो कैरियर है, मतलब वो जो प्रोजेनी के लिए कैरियर है ना, नहीं, प्रोजेनी वी तो कैन नॉट डिजीज होगा। से ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एलील, आपको जीन देखना पड़ेगा। जीन मतलब दोनों एलील देखना पड़ेगा, दोनों एलील को देखो, दोनों एलील क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में, वो देखो, है ना। तो पहला केस है दैट इज कैरियर, क्योंकि वहां पे 50% जीन डिफेक्ट है, 50% एलील गड़बड़ है, 50% सही है। तो प्रोजेनी में भी आगे भी जाकर कैरियर ही बनेगा। ऑब्वियसली कैरियर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको नोट कर लो, कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया, इसको नोट कर लो। मैं एक इनहेरिटेंस पैटर्न में दिखा रहा हूँ। डू नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया। सर हाँ बोलेंगे। अगर एक सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट अगर फर्दर जाके एक नॉर्मल के साथ अधिक मतलब उसका वेडिंग करता है, बताता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। बिकॉज ऑफ पुअर आरबीसी शेप। हाँ चलिए, इनहेरिटेंस दिखा रहा हूँ मैं। सर आरबीसी का दो तरह का शेप हो गया तो ब्लड फ्लो में दिक्कत नहीं देता है ना, यदि 100% गड़बड़ है तब दिक्कत होगा, मैनेज हो जाता है वो, है ना। और ये भी कहा जाता है कि सप्रेस कर देता है, ठीक ना। जो फंक्शनल जीन है वही एक्सप्रेस होगा। सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, जो पॉसिबिलिटीज हमको पता है हम वही बता रहे हैं आपको, है ना। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो फंक्शनल जीन है HbA है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल है ना, वही एक्सप्रेस करता है, HbA से एक्सप्रेस कर पाएगा इसमें, है ना, मास्क कर देगा, है ना। लेकिन जिक्र ये भी किया जा रहा है कि आरबीसी का शेप में गड़बड़ी हो गया, इसलिए उसको जगह नहीं मिल पाया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को जगह नहीं मिल पाता है ढंग से फ्लरिश करने के लिए, है ना। इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए मलेरियल पैरासाइट अपने आप का नंबर बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, अपना नंबर बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, this is sickle celled female gets weighed with sickle cell नहीं, carrier father, ठीक है। ये तो सिकल सेल वुमन हो जाएगा ना पहले वाले में। सिकल सेल वुमन get weights with carrier
कैरियर मैन, है ना। सो इनकी प्रोजनी की पॉसिबिलिटीज क्या होगा, इनकी प्रोजनी की पॉसिबिलिटीज कैसी कैसी होनी है बताएंगे जरा। इसमें मेल फीमेल जिक्र नहीं करेंगे हम लोग ना, मेल फीमेल जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोजम हो रहा है ना, सेक्स डिटरमिनेशन से सेक्स रिलेटेड नहीं है ये। बताएंगे जरा कितने बच्चे सिकल सेल एनीमिया से सफर करेंगे, कितने लोग कैरियर होंगे, कितने लोग नॉन डिजीज्ड होंगे। कौन वर्कआउट ऑन द पॉसिबिलिटीज। सर इसमें 2 लोग डिजीज्ड होंगे। 2 डिजीज्ड होंगे, लेट मी चेक। एक डिजीज होगा। यूनिट स्क्वायर बनाते हैं इसके लिए, है ना। एच बी एस एच बी एस एच बी एस एच बी एन, है ना। सो एच बी एस डिजीज्ड हो गए ये, हाँ है ना। एच बी एस ये भी डिजीज्ड हो गए। एच बी एन ये क्या हो जाएंगे, कैरियर, और ये भी क्या हो जाएंगे, कैरियर। सो इसमें डिजीज कौन से हो गए, डिजीज्ड, और ये क्या हो जाएंगे, कैरियर। 50% डिजीज्ड, 50% नॉन डिजीज्ड, है ना। 50% डिजीज बोलेंगे, 50% नॉन डिजीज बोलेंगे, और 50% कैरियर भी बोल सकते हैं। करेक्ट, गॉट इट, और नॉट। यस सर। ओके, रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, आई एम गिविंग अनदर कंडीशन, ठीक है। एक और कंडीशन में दे रहा हूँ यहाँ पे। मदर इज कैरियर फॉर सिकल सेल, फादर इज ऑल्सो कैरियर फॉर सिकल सेल। कम ऑन, mother is carrier for sickle cell, carrier for mother as well as father are carrier for sickle cell. Work out on the progeny, work out on the progeny's possibilities. कम बताएंगे जरा। बोथ आर कैरियर, ओके, डिजीज नहीं है, दोनों कैरियर है। सर इसका प्रोजेनी में एक डिजीज्ड होगा, हाँ, वेरी गुड, 2 कैरियर होगा, ओके, वेरी गुड, और एक नॉर्मल होगा। है ना। देखो यहाँ पे HPS HBN, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मदर, फादर का भी केस हम इसी तरीके से बना रहे हैं, है ना। ये फादर हो जाएंगे, तो यूनिट स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। HBS HBN, है ना। HBS HBN HBS HBN HBS HBN। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, I have done some wrong, let me correct, I have made some mistake here. HBS ये होगा ना जी, HBN HBS HBN, हाँ क्या हो जाएगा, HBS HBS HBN HBS HBN है ना। दोनों है ना सर, लास्ट वाला। लास्ट वाला दोनों एन होगा, ठीक है चलो। सो बताएंगे इसमें डिजीज कितने हैं, एक डिजीज है, कैरियर कितने हैं, 2 कैरियर है। नॉर्मल कितने हैं, एक। अच्छा, तो ये किस प्रकार का इनहेरिटेंस था, ऑटोजोम था ना। हाँ। ये ऑटोजोम रिसेसिव था, है ना। तो ऑटोजोम रिसेसिव, ओके। ये पहला जनरेशन बोल सकते हैं क्या, 1 जनरेशन, पेरेंट्स वाला एक जनरेशन था, और ये दूसरा जनरेशन था, बोल सकते हैं कि नहीं, सेकेंड जनरेशन, है ना। तो एक चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि जो रिसेसिव डिजीज होते हैं ना, जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जनरेशन स्किप करते हैं। हो सकता है एक पीढ़ी में ना हो, लेकिन वो डिजीज दूसरे पीढ़ी में हो। आई एम रिपीटिंग,
recessive disorder generally skips the generation, है ना? Recessive disease generally skips the disease, लेकिन dominant disease कभी भी generation skip नहीं करता, है ना? Dominant disease, ये important mark कर देंगे कहीं पे, ये pedigree में मदद करेगा. While dominant disease never escape the generation. Skip generation. सर पूरा स्टेटमेंट एक बार बोल दीजिए ना सर. हाँ, ऑटोसोम रिसेसिव, अरे यार रुको मोरे को कहीं दूसरे जगह लिखने दो. ऑटोसोम रिसेसिव डिजीज नेवर लिखने दो. हाँ, यहाँ पे रिसेसिव ऑटोसोम या सिंपली रिसेसिव डिजीज skips the generation. ठीक है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर जनरेशन स्किप कर सकता है, while dominant cannot. dominant disorder or dominant disease never escapes the generation. कभी नहीं. ठीक है, कभी जनरेशन को स्किप नहीं करना है, नोट कर लेंगे, पेडिग्री में ये मदद करेगा. सर रेसिसिव में भी ये फिक्स है कि सर रेसिसिव में भी ये फिक्स है कि अगला जनरेशन उसका मतलब अगर एक जनरेशन उसका है तो अगला जनरेशन पक्का नहीं होगा. पक्का नहीं होगा, हाँ, मतलब कि एक जनरेशन स्किप हो सकता है, हाँ, प्रोबेबिलिटी है, और ये हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी लागू भी होता है ना. इट इज एप्लीकेबल. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल. जनरल रिसेसिव डिसऑर्डर्स एस्केप्स द जनरेशन, वेल डोमिनेंट कैन नॉट, क्योंकि डोमिनेंट यदि एक भी एलील गड़बड़ रहा और वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना, क्योंकि डोमिनेंट एलील तो सिंगल कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है ना. यस सर. है कि नहीं है? सिंगल कंडीशन भी प्रेजेंट रहे डोमिनेंट एलील तो एक्सप्रेस होगा, है ना. तो इसीलिए डोमिनेंट डिजीज जनरेशन स्किप नहीं करता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, मदर एंड फादर बोथ आर कैरियर, मतलब उनके जनरेशन में तो डिजीज नहीं दिख रहा है, डिजीज दिखा अगले जनरेशन में. ठीक है, चलिए. किसको खांसी सर्दी हुआ है जी? हमको हुआ था. हाँ, तुमको हुआ था, अभी मेरे को हो रखा है. हल्दी दूध पी लिया सर. ठीक है ना सर. अरे यार हल्दी दूध पी रहे हैं, पपीता का पत्ता भी उबाल के पी रहे हैं, है ना. देखो कब तक चलता है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. थैलेसीमिया, फिनाइलक्यूटिनुरिया देखते हैं. फिनाइलक्यूटिनुरिया इट इज आल्सो रिसेसिव autosomal disorder. Phenylketonuria, it is recessive autosomal disorder. ओके, क्रिसमस डिजीज के बारे में पूछेंगे लास्ट में, ठीक ना. क्रिसमस डिजीज के बारे में पूछेंगे, क्रिसमस डिजीज के बारे में पूछेंगे लास्ट में जाते जाते. इट इज अ रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, है ना. ओके, फिनाइलक्यूटिनुरिया के बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, है ना. ये फिनाइलक्यूटिनुरिया डिजीज होता है व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम दैट इज phenylalanine hydroxylase. ठीक है, इट occurs due to defect production of or non-functional enzyme phenylalanine hydroxylase. ठीक है, phenylalanine hydroxylase. चलिए बताते हैं क्या होता है. phenylalanine is an amino acid. phenylalanine एक अमीनो एसिड है ना. इसके ऊपर काम करता है phenylalanine
हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करा इस पे, ठीक ना। ओके, जिसके चलते फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड में, दैट इज टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर फर्दर पर्पसेस, है ना, आगे की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए टायरोसिन चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस, होता क्या है, इसमें डिफेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक ना, इसमें डिफेक्ट हो गया, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में गड़बड़ी हो गई। एट द टाइम व्हाट हैपेंस, फिनाइलएलेनिन, ठीक है, अल्टर्ड होके किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ये कन्वर्ट होने लगता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। ओके, फिनाइल पायरुविक एसिड, सॉरी, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। फिनाइल पायरुविक, कहाँ गया, फिनाइल पायरुवेट, VIC, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है ये। ठीक है, ये अल्टर्ड, डिफेक्ट, गड़बड़, ठीक है, नॉन नॉर्मल, एबनॉर्मल कन्वर्जन ऑफ, एबनॉर्मल conversion of phenylalanine into phenyl pyruvate, है ना, प्लस अदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड और कुछ दूसरे डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होने लगता है। नाउ व्हाट हैपेंस, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस फिनाइल पायरुविक एसिड इन द ब्रेन, इट कॉजेस डिजीजेस, मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस, है ना, डिजीज कॉज होने लगता है इसका डिपोजिशन के चलते। ड्यू टू इट्स डिपोजिशन इन द ब्रेन, due to its deposition in the brain, mental retardation, occurs। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो समझ में आया फिनाइलएलेनिन, सॉरी, फिनाइलकीटोनुरिया वाला कंडीशन समझ में आया? यस हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। ठीक 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 सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए सर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, देखो कंडीशन क्या है पता चला है ना आप लोग को। ठीक है, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जैक्टली उसी की तरह होना है। है ना, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जैक्टली सिकल सेल एनीमिया के तरह ही होगा ना। सो इसमें क्वेश्चन आता है कौन से एंजाइम में डिफेक्ट हो रहा है, दैट इज फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना, और फॉल्टी कन्वर्जन होता है फिनाइलएलेनिन का फिनाइल पायरुविक एसिड में और कुछ दूसरे डेरिवेटिव्स में, और इसका ब्रेन में डिपोजिशन के चलते ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हेयर लॉस होता है, तो सर ये पिगमेंटेशन होता है। पागलपन वाला जो ट्रेट यही रहता है क्या? क्या क्या सर इसी को पागलपन वाला ट्रेट? इसी को नहीं, ये भी एक है जिसके चलते पागलपंती हो सकता है सर, है ना। हाँ सर फिनाइल प्यूरिक एसिड जो है वो थायरोसिन की जगह पे बनना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, फिनाइल पायरुविक एसिड टायरोसिन की जगह पे बनना शुरू हो जाता है। एबनॉर्मल कंडीशन है ना, बनना चाहिए था टायरोसिन दूसरा अमीनो एसिड है, अलग प्रकार का अमीनो एसिड है, लेकिन टायरोसिन ना बन के बनने लगा फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है सर, इसमें जो एंजाइम था फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, हाँ, वो दूसरा किसी में कन्वर्ट हो गया है या फिर उसमें वो डिफेक्ट? कन्वर्ट नहीं, वो बना ही नहीं, ओ, जो जीन इसको बना रहा था उस जीन में म्यूटेशन हो गया। यस सर। ओके, शैल आई मूव? यस चलिए आखिरी लास्ट डील करते हैं, क्रिसमस डिजीज के बारे में पूछेंगे जी, ठीक ना। आखिरी डील कर रहा हूँ, थैलेसीमिया।
ओके, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है आरबीसी का। इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी। गांठ बांध लेंगे, ये हर बार क्वेश्चन आता है कि थैलेसीमिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। सो इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, इट इज अ क्वांटिटेटिव disorder ऑफ आरबीसी के। okay? हाँ ठीक है, बताते हैं होता क्या है थैलेसीमिया के केस में। वी नो दैट आरबीसी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड, अल्फा 2 बीटा 2, है ना। अल्फा 2 मींस 141 141 और अल्फा 2 कहने बीटा 2 कहने का मतलब 146 अमीनो एसिड होते हैं ना। होता क्या है थैलेसीमिया के केस में, है ना, या तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें, बीटा अल्फा 2 में गड़बड़ होगा या फिर बीटा 2 में गड़बड़ होगा। कहने का मतलब अल्फा 2 जो 141 अमीनो एसिड का बनना चाहिए वो ना बन के 140 बन गया, 130 बन गया, 100 बन गया, है ना। बीटा सेफ रहेगा, वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा। तो इसमें हो क्या रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो पॉलीपेप्टाइड का नंबर घट रहा है, जिसके चलते अल्फा बीटा का रेशियो गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ होने के चलते स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर अल्टर्ड होने के चलते ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है ना। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया का मतलब ही होता है लो ऑक्सीजन रन करना शरीर में, है ना। या तो बाहर से ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, या तो हमारे पास इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाए, कैरी आउट करे। ओके, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, occurs due to altered production of alpha polypeptide or beta polypeptide। अल्फा पॉलीपेप्टाइड और बीटा पॉलीपेप्टाइड, है ना। ड्यू टू अल्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। Oxygen carrying capacity of RBC gets disturbed, and the condition of this disease is known as ठीक है, एनीमिया कहेंगे। एनीमिया शब्द का मतलब, हाँ, एनीमिया शब्द का मतलब ही होता है कि आरबीसी के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होना। ओके, एनीमिया। जैसे कि मैंने ये भी कहा था क्रोनिक माइलोइडोगाइनस ल्यूकेमिया बताया था उस समय। ओके, छोड़ो, वो भी एक प्रकार का एनीमिया ही है। ओके आगे बढ़े, हो गया ये? नो सर। ओके, who's this? बहुत दिनों के बाद किसी फीमेल कैंडिडेट का आवाज सुनने को मिला है क्लास 2 मेडिकल में। Who was that? रिया या मुस्कान? नो सर, सोनाली। ओके, सोनाली, कहाँ हो जी तुम? एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा, तो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमारा आवाज पहली बार सुन रहा हूँ मैं सेशन में। कहाँ हो अभी? औरंगाबाद? यस सर। ठीक 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 है, हो जाएगा तो बोलेंगे। ओके, I'll move forward। हो गया सर। ओके, चलिए सुधांशु, shall I move? Yes, sir. ठीक है। थैलेसीमिया इज ऑफ 3 टाइप। ये एनसीईआरटी में अपडेट किया है, ध्यान सुनेंगे। पहले नहीं था थैलेसीमिया के डिटेल्स के बारे में, लेकिन नए एनसीईआरटी में अपडेट किया है।
है ना, पिछले 3 सेशन या 4 सेशन से पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी से। थैलेसीमिया इज ऑफ 3 टाइप। थैलेसीमिया disease are of 3 types। ठीक है, पहला कह रहा है अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया कहने का मतलब है अल्फा चेन में डिफेक्ट होना, अल्फा चेन में म्यूटेशन होना, अल्फा पॉलीपेप्टाइड में कम अमीनो एसिड का एडिशन होना। समझ में आया? बीटा चेन अनअल्टर्ड रहेगा, अनचेंज रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जिसके चलते अल्फा बीटा का रेशियो गड़बड़ होगा, है ना। ग्लोबुलिन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा आरबीसी के अंदर, वो गड़बड़ होगा, जिसके चलते ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे असर पड़ना है। अल्फा थैलेसीमिया हियर, इसके केस में क्या हो रहा है, हियर देयर इज change in the alpha polypeptide ठीक है, there is change in the alpha polypeptide chain occurs due to mutation in P arm of 16th chromosome। ओके, 16वां क्रोमोसोम कोड करता है अल्फा चेन के लिए। 16वां क्रोमोसोम 16th क्रोमोसोम कोड्स फॉर द अल्फा चेन। सो 16 क्रोमोसोम का पी आर्म कहने का मतलब होता है छोटा वाला। क्रोमोसोम्स के 2 आर्म होते हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म फॉर एग्जांपल, ठीक ना। इसको कहते हैं पी आर्म और इसको कहते हैं क्यू आर्म, है ना। ऊपर वाला सेंट्रोमियर के ऊपर वाला, ठीक ना, ऊपर वाले पोर्शन में अल्फा के लिए जीन प्रेजेंट रहता है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड के लिए जीन रहता है जिसके अंदर म्यूटेशन हो रखा है, ओके, है ना। सो जिसके चलते क्या हुआ, अल्फा चेन में तो गड़बड़ी हो गया, लेकिन बीटा में चेंज नहीं होता है, बट बीटा चेन remain unchanged, ठीक ना। यहाँ रेशियो गड़बड़ हो जाता है, here the ratio gets changed, ratio of alpha and beta chain gets changed due to which oxygen carrying capacity of RBC disturbs or disturbed। ठीक है, हटाइए, ये हो गया आपका अल्फा थैलेसीमिया। सॉरी, हाँ, ये रहा अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया बता रहे हैं दूसरा केस। बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होगा? उसमें कौन सा चेन, हाँ, कौन सा चेन में गड़बड़ी होना है? बीटा वाले में, बीटा वाले चेन में। और कौन सा अनचेंज रहेगा? अल्फा वाले, अल्फा वाला अनचेंज रहेगा, है ना। ओके, म्यूटेशन ऑकर्स in gene for beta chain, occurs in gene of beta chain present on chromosome number 11। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम 11, है ना। यहाँ पे अल्फा अनचेंज रहता है, अल्फा चेन अनचेंज रहता है, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है अल्फा चेन में, ठीक है। सेम उसके बाद सेम वही डायलॉग,
ठीक ना, दोनों का रेशियो डिस्टर्ब हो गया, रेशियो ऑफ अल्फा टू बीटा टू चेंजेस, है ना। फिर उसके बाद सेम डायलॉग। देखना आरबीसी का जो प्रोटीन है हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर बदल चुका है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में डिस्टर्बेंस हो रखा है। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ थैलेसीमिया इज डेल्टा थैलेसीमिया। ठीक है, डेल्टा थैलेसीमिया। ओके, डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया कहने का मतलब है कि डेल्टा चेन में डिफेक्ट होना। अब बोलोगे कि सर डेल्टा चेन कहाँ से आ गया? सो डेल्टा चेन भी एग्जिस्ट करता है एडल्ट के केस में, है ना। फीटस के केस में गामा चेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एडल्ट ह्यूमन बीइंग के केस में, है ना, डेल्टा चेन भी पार्टिसिपेट करता है हेमोग्लोबिन बनाने में, है ना। और डेल्टा थैलेसीमिया होता है उस समय जब डेल्टा चेन का पॉलीपेप्टाइड नंबर डिस्टर्ब हो जाता है ना। डेल्टा थैलेसीमिया in case of adult, ठीक ना, डेल्टा चेन beside अल्फा एंड बीटा, ठीक है, beside अल्फा एंड बीटा, डेल्टा चेन also participate in hemoglobin formation. Delta beside alpha and beta, delta chain polypeptide also participate in hemoglobin formation, है ना। हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है एडल्ट के केस में। एक्सक्लूसिवली इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एडल्ट, है ना। फीटस के केस में नहीं होता है, फिटल ब्लड में नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं होता है, चाइल्ड के केस में नहीं होते, है ना। डिफेक्ट इन DEFECT, डिफेक्ट इन डेल्टा चेन स्ट्रक्चर causes डेल्टा थैलेसीमिया। ठीक है, फिनिश। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ पे जरा, गामा ग्लोबुलिन is present in fetus blood. fetus blood, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। हाँ जी, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न भी सेम, इनहेरिटेंस पैटर्न भी इसका सेम उसी की तरह होना है जैसे फिनाइलक्यूटिनेरिया का होगा, थैलेसीमिया का होगा, सॉरी सिकल सेल एनीमिया का होगा, है ना। और भी कुछ करे थे क्या, है ना। किस तरीके का डिजीज है? ऑटोसोमल और रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। सेम उसी का तरह इनहेरिटेंस होना है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? सोनाली, Priya is there? Priya is there? No, she is not there. Muskan is there? Muskan, are you there? Okay, she is also not there. सुधांशु, समझ में आया? हाँ सर। अमृत, बुझाइल हो? यस सर। वेरी गुड। ये चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है ना। इसके बाद हमें करना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से पहले एक चीज बताते हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, है ना। पेडिग्री एनालिसिस, हाँ, पेडिग्री एनालिसिस हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं। हाँ बोलेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस। हाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्रिसमस डिजीज। नहीं, हाँ क्रिसमस डिजीज के बारे में बता देना। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये लंग डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। खैर उतना डिटेल में नहीं पूछा है ना, बस इतना ही याद रखना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं पूछेगा, करेक्ट, और कुछ नहीं पूछना है, दैट मच विल डू।
हाँ, क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोफीलिया बी, ऑल्सो नॉन एज हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया बी डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज क्रिसमस डिजीज, ठीक ना। क्रिसमस डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज, और हेमोफीलिया बी इज ऑल्सो नॉन एज क्रिसमस डिजीज, ठीक है, क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है इसको। सो कैन यू टेल मी द केस ऑफ हेमोफीलिया, किस प्रकार का डिसऑर्डर था? हेमोफीलिया किस प्रकार का डिसऑर्डर था? एक्स लिंक। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था ना। यस। इट वाज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। तो हेमोफीलिया ए होता है, हेमोफीलिया बी होता है ना। हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है, और उसका इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जैक्ट हेमोफीलिया ए का तरह ही होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है, कोई चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। हाँ तो सर ठीक है, जैसे कि मैंने हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंस कुछ खास नहीं है ना, डिफरेंस कुछ खास नहीं होता है। क्या बोलेंगे इसमें, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ना, दोनों एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही है, ठीक ना। ब्लड क्लॉटिंग में ही डिस्टर्बेंस होता है। अब लेबल देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग का किसमें ज्यादा गड़बड़ है ना, बस यही डिफरेंस है लेबल में। हाँ, इसके केस में तुम्हारा थ्रोम्बिन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनना बंद हो जाता है। उसके केस में मैंने क्या बताया था? ठीक है, इसके केस में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना बंद हो जाता है। हाँ, लिख सकते हैं इसमें, इन दिस केस राइट डाउन, in this case plasma, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन is absent, है ना। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन is actually required for the clotting of blood, है ना। कास्केट देखे थे हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में, प्रीवियस सेशन में देखे थे ना हम लोग, रिकॉल करेंगे जरा, वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का फंक्शन बताया गया होगा, है ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द ब्लड कोगुलेशन, है ना। तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन ही गड़बड़ है, तो ऑब्वियसली इट वोंट लीड टू ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा, ब्लड मूव करता जाएगा, निकलता जाएगा, कंटिन्यूस निकलता जाएगा, है ना। क्लॉट ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली द पेशेंट विल डाई। वो तो सर एएचजी भी कर रहा था ना। हाँ, एचजी कौन सा? एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन। एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन का काम था ग्लोबुलिन प्रोटीन को बना के, ठीक ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाए जिसके चलते ब्लड कोगुलेशन हो जाए, है ना। HbA का केस मैंने क्या बताया था? HbA हेमोग्लोबिन नॉर्मल हेमोफीलिया के केस में क्या होता है? एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है ना। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच पार्टिसिपेट इन द ब्लड कोगुलेशन। एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन विच पार्टिसिपेट इन ब्लड कोगुलेशन, खून को जमने में मदद करता है ना। वो डिफेक्ट है वहां पे, दैट इज द केस ऑफ हेमोफीलिया ए। यहाँ पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो रखी है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, है ना। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? फिब्रिनोजिन को हो सकता है एक्टिवेट कर दे, फिब्रिन बने फाइनली, है कि नहीं है। और फिब्रिन आने से ब्लड कोगुलेट करेगा। ओके, तो इतना डीप में जाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, कैस्केड स्टडी करना पड़ेगा, ब्लड कोगुलेशन का कैस्केड, है ना, याद करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे क्लियर कट डिफरेंस क्या होता है हेमोफीलिया ए में और हेमोफीलिया बी में। ठीक है, ठीक है सर इसको क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं? हाँ,
क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं इसको? हो सकता है might be, I don't know the history behind it, might be this disease was encountered on the day of Christmas. I don't know. Yeah, I didn't study the history of that. है ना? अब क्यों कहा जा रहा है इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, ढूंढूंगा, तब बता सकता हूँ आप लोग को. मोर ओवर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सर्चिंग दैट. ना आप ढूंढो, बताओ मेरे को भी क्यों कहा गया क्रिसमस डिजीज. हो सकता है साइंटिस्ट ने इस चीज की डिस्कवरी करी होगी जिसका क्रिसमस टाइटल हो, नाम हो, है ना. एनीथिंग कुड बी देयर, एनीथिंग, मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ट्रेस करने के लिए, ढूंढने के लिए, ये परिवार में किसको किसको हुआ है, खानदान में किसको किसको हुआ है, एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस एक तरीका है जिसके मदद से हम बीमारी को ट्रेस कर सकते हैं इन द फैमिली ट्री, इन द फैमिली. खानदान में किसको किसको ये बीमारी है, ठीक है. दादाजी को था, नानी को था, नानी का नानी का था, ठीक ना, फोर फादर किसको किसको था, बस ट्रेस करने के लिए, जानने के लिए एक टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, है ना. सो पेडिग्री एनालिसिस दूसरा टॉपिक हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर, और क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर. पेडिग्री एनालिसिस, है ना, जानेंगे, क्लियर कट आइडिया रखेंगे क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस. सो इट इज अ मेथड, okay, method or a technique to trace, पता लगाना, to trace the Mendelian disorder. Mendelian disorder in a family. That is called pedigree analysis, है ना. तो कुछ, हाँ, ये किया जाता है एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स, है ना. इट इज डन with the help of some symbols, और कुछ मैप बनाते हैं हम लोग, ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं. some symbols and family tree, ठीक ना. सिंबल यूज्ड, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कौन सा सिंबल यूज किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस में, ठीक ना. जैसे कि ये राउंड सिंबल यूज करते हैं हम लोग फीमेल के लिए. राउंड सिंबल मींस फीमेल दर्शाया जा रहा है, ठीक ना. स्फेरिकल, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर सिंबल यूज, रेक्टेंगल सिंबल, स्क्वायर सिंबल यूज करेंगे मेल को दर्शाने के लिए, है ना. यहाँ पे राउंड है बट इट इज शेडेड, ओके, राउंड एंड इट इज शेडेड, रंग किया गया, रंगा गया है, भरा गया है, इसको सॉलिड है, ठीक है. इट मींस डिजीज्ड फीमेल, ये सिंबल दर्शाता है डिजीज्ड फीमेल को, डिजीज्ड फीमेल, है ना. ओके, अमृत, कैन यू टेल मी this symbol is going to signify what? Disease Tell me. Disease Very male. good. This is male or female? Male. Male. Very good. This is male, है ना. ये सिंबल दर्शाएगा वेडिंग को, ठीक है. ये सिंबल, फिफ्थ सिंबल इज गोइंग टू से, ओके, वेडिंग बताता है ये, ठीक ना, मैरिज बताता है, शादी बताता है मेल एंड फीमेल के बीच में, ओके. नेक्स्ट, ठीक ना, ये हो गया मदर, दिस इज फादर, और नीचे की ओर हमने बनाए हैं प्रोजेनी. नीचे की ओर क्या बनाए हैं हम?
progeny. Above parent, ठीक ना, below that the progenies are mentioned, है ना. ये क्या है? above, ऊपर की ओर क्या है? above parent and below progeny, ठीक ना. फॉर एग्जाम्पल अमृत बताएंगे, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू आर? We are 2 sisters and 1 brother. 2 सिस्टर. तुम अकेले हो ना जी? Yes sir. ठीक है, ये तुम्हारा नियरेस्ट फैमिली ट्री हो गया. ठीक है, ये हो गया. Yes तुम sir. बीमार नहीं हो ना? बीमार नहीं हो तो तुम्हारे लिए इस तरीके से बनाएंगे. Yes sir. ठीक है, इस तरीके से. ओके, तुम्हारे पिताजी कितने भाई बहन हैं? मेरे पापा लोग 5 भाई 1 बहन है. ओह माय गॉड. 5. Yes sir. 1 2 3 4 5 भाई होगा. सिस्टर हाउ मच? बुआ कितनी है? 1. हाँ, ये हो गया तुम्हारा पिताजी का फैमिली ट्री, मतलब Yes, तुम्हारे पिताजी का जनरेशन. ठीक ना, इस तरीके से समझ पा रहे हो? Yes sir. ठीक ना. तुम्हारे मम्मी का यदि पूछूंगा कि कितने भाई बहन है तो भी बता तो- पाओगे, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, मम्मी लोग 6 बहन 1 भाई है. ओह माय गॉड. ओके. यहाँ पे नहीं आएगा सर. यहाँ पे नहीं आएगा. Okay, don't worry. It used to be happen in previous days. You know, Rajnikant Pandey sir. Yes sir. They were 6 brothers and sisters. We are 5 brothers and sisters. तो पहले ऐसा होता था. ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, आप पेडिग्री ट्री बनाना सीख गए, किस तरीके से बनेगा, है ना. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे और कुछ मैं यूज कर रहा हूँ. ओके, ये 6 लिखा हूँ, कहने का मतलब 6 नॉर्मल फीमेल और मेल. फीमेल. ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? क्यों लिख रहे हैं सर? नॉर्मल. अच्छा चलो, नहीं देख रहे हैं. 6. आई एम राइटिंग 5 माई विश. मतलब आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो. जैसे कि आपने यहाँ पे करा था. ठीक ना, यू गाइज वेयर 5. ठीक ना, आपके पिताजी 5 थे. ठीक ना, तो यदि हम दर्शाना चाहते तो हम डायरेक्ट इस तरीके से बना देते. ठीक ना, एक इस तरीके से बना देते, बाकी हम इस तरीके से 4 बना देते, है ना. तो मुझे और 3 नहीं बनाना पड़ता डायग्राम ना. उसको मिनिमाइज करने के लिए ये किया है. ओके, है ना, मिनिमाइज करने के लिए. स्क्रीन के थोड़ा नीचे कीजिए ना. ओके, हाँ, और थोड़ा. कम ऑन. हो गया सर. ओके, ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, एनसीईआरटी से ही कुछ और सिंबल हम यूज कर रहे हैं. 9th, इस तरीके से जो सिंबल यूज करेंगे, इस तरीके से उल्टा. ठीक है ना, इसको कहेंगे 6 अनस्पेसिफाइड. we don't know whether it is male or female. ठीक ना, क्लियर कट हम नहीं बता सकते. ठीक है, नेक्स्ट. एक इस तरीके से सिंबल यूज करा गया है. ठीक है, 2 लाइन यूज करा गया है मेल और फीमेल के बीच में. इसका कहने का मतलब होता है वेडिंग बिटवीन क्लोज और रिलेटिव. ठीक है, वेडिंग बिटवीन क्लोज और रिलेटिव. कॉन्सेंजुअस वेडिंग प्रोनाउंस करते हैं इसको. ठीक ना, वेडिंग बिटवीन, शादी होना क्लोज रिलेटिव्स के बीच में. वेडिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स. ओके, क्लोज रिलेटिव्स. अनस्पेसिफाइड करने मतलब पता नहीं चला कि वो क्या था. हाँ, वो क्या था, मेल था या फीमेल था, हम पता नहीं कर पाए. ओके, हाँ, ये मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स या क्लोज रिलेटिव्स, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेंजुअस मीटिंग.
consanguineous mating, consanguineous mating। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, इतना Yes, सिंबल sir. काफी है। इसके अलावा और भी सिंबल है, जैसे कि कहीं कहीं पे इस प्रकार का भी सिंबल यूज किया जाता है, इस प्रकार का। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, मेल कैरियर, है ना, इस प्रकार का भी सिंबल यूज किया जाता है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, फीमेल कैरियर, है ना। चलिए आफ्टर सिंबल कुछ और चीज बता रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। पेडिग्री एनालिसिस में जनरली हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल इन द फैमिली, ठीक ना, वो किस प्रकार का डिजीज से सफर कर रहा है। ठीक है, क्या वो ऑटोजोम रिसेसिव डिजीज, क्या वो ऑटोजोम रिसेसिव डिजीज को फॉलो कर रहा है, क्या वो ऑटोजोम डोमिनेंट डिजीज को फॉलो कर रहा है ना, क्या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज को शो कर रहा है, क्या वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज को शो कर रहा है। ओके, ठीक है। इन पेडिग्री एनालिसिस वी ट्राई टू एस्टेब्लिश वन आउट ऑफ दिस फोर, है ना। हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि उस परिवार में, उस खानदान में किस तरीके का डिजीज फॉलो हो रहा है ना। ऑटोजोम डिजीज फॉलो हो रहा है, सेक्स लिंक्ड हो रहा है, ठीक है, ऑटोजोम डोमिनेंट हो रहा है या ऑटोजोम रिसेसिव हो रहा है। इन चार में से कोई एक प्रकार का या कोई दो प्रकार का डिजीज चलता आ रहा है उस खानदान में, यही चीज को एस्टेब्लिश करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक ना। एक होता है होलैंड्रिक डिजीज। होलैंड्रिक डिजीज, होलैंड्रिक डिजीज कहने का मतलब सच डिजीज व्हिच पास फ्रॉम और व्हिच कैरेक्टर पास फ्रॉम मेल टू मेल ओनली। होलैंड्रिक ट्रेट पढ़े थे ना, होलैंड्रिक ट्रेट पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो एक होलैंड्रिक ट्रेट भी होता है, डिजीज भी होता है, या ट्रेट फुल लिखो, डिजीज लिखो, यो विश। समझ में आया? सो पेडिग्री एनालिसिस में हम यही चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि खानदान में किस प्रकार का डिजीज शो हो रहा है आउट ऑफ दिस फोर, है ना। चलिए कुछ कुछ कंडीशन हम बताएंगे ऑटोजोम रिसेसिव डिजीज को पहचानने के लिए, ऑटोजोम डोमिनेंट डिजीज को पहचानने के लिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, है ना। इन पेडिग्री we try to find out what type of what types of disease are being followed in the family, है ना। ठीक है, और सारे डिजीज को लिए नहीं होता है, ये चार प्रकार का डिजीज के लिए ही हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। अभी किसी को कैंसर है, सो वी कैन नॉट ट्रेस आउट कि हमारे खानदान में, एक इंडिविजुअल के खानदान में कैंसर किसको था, डायबिटीज किसको था, वी कैन नॉट ट्रेस दैट वन। वी कैन ओनली ट्रेस द मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक ना। एक्वायर्ड डिजीज को ट्रेस नहीं कर सकते। Only Mendelian disorders can be traced through pedigree analysis. Only Mendelian disorders can be traced through pedigree. ठीक है, चलिए कुछ कंडीशंस बता रहे हैं हम यहाँ पे। Condition to find or trace the respective diseases. ठीक ना। पहला लिखते हैं हम लोग ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का कंडीशन क्या है कि ये जनरेशन स्किप करेगा,
पहले ही बताया मैंने बताया कुछ देर पहले, अभी हम लोग कर रहे थे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया कर रहे थे, थैलेसीमिया करे, फिनाइलकीटोनुरिया करे, है ना। इट स्किप्स जनरेशन, ठीक है, जनरेशन स्किप करेगा, है ना। इसके केस में मेल एज वेल एज फीमेल प्रोजेनी इक्वल परसेंटेज में इन्फेक्टेड होंगे, ओके। मेल और फीमेल इक्वल परसेंटेज में इन्फेक्टेड होंगे, बोथ मेल and female progeny will be infected or diseased, ज़्यादा शब्द appropriate रहेगा, will be diseased in equal percentage, diseased in equal amount or percentage. ये दो बेसिक पॉइंट है, ये दो बेसिक पॉइंट होगा ऑटोसोमल और रिसेसिव डिसऑर्डर को ट्रेस करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में क्या होगा, जनरेशन स्किप नहीं होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, पहला, it do not skip generation, ये सबको आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजीज्ड, progeny or individually seen are seen, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा इट escape generation, both male and female progeny will be diseased in equal amount। एक और बता सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं, unaffected progeny, unaffected parent can have affected progeny, ठीक है। unaffected parent can produce affected progeny, जैसे कि अभी हमने केस करा था ना किसी चीज का, ओके, किसी चीज का हमने अभी करा था ना जिसमें unaffected parents है लेकिन प्रोजेनी अफेक्टेड है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अभी हम बता रहे हैं तीसरा, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, है ना। सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में जो मेल प्रोजेनी होंगे वो मैक्सिमम इन्फेक्टेड होंगे, ध्यान देंगे, मेल प्रोजेनी आर मोर इन्फेक्टेड, है ना। मेल प्रोजेनी आर मोर इन्फेक्टेड, सफरर, इन्फेक्टेड बोलो या डिजीज बोलो, देन फीमेल, है ना, ठीक है। में लेट जनरेशन में स्किप जनरेशन स्किप होगा, में स्किप जनरेशन, है ना, इतना काफी है। हाँ, ये पोटेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, मेल प्रोजेनी ज्यादा सफरर होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ओके। दूसरा कर रहे हैं हम लास्ट वन, दैट इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, है ना। नो स्किप इन द जनरेशन में कोई स्किप नहीं होना है ना। और इसके केस में मेल फीमेल दोनों ही इक्वल अमाउंट में क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, मेल फीमेल दोनों इक्वल अमाउंट में इन्फेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ठीक है।
मेल फीमेल दोनों इक्वल अमाउंट में इन्फेक्टेड रहेंगे। मेल एंड फीमेल आर इन्फेक्टेड इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, so that much will do. You need to mug up all these points. ठीक है, the maximum question is asked from autosomal recessive, dominant and autosomal sex-linked disorder. The maximum question generally asked from these three diseases only. और इनमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑटोसोमल रिसेसिव से, है ना, और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव से क्वेश्चन आता है। ठीक है, so in the next class I will demonstrate how to analyze ना। एनसीईआरटी में कुछ पेडिग्री डायग्राम दिया हुआ है और मेरे पास भी कुछ डायग्राम्स है ना, उन सभी को हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। किसी को कुछ डाउट आज के लेक्चर में? चंदन, सुधांशु, नो सर। नो सर। आशुतोष, नो सर। ओके, रिया, मुस्कान, सोनाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी को डाउट है पूछेंगे जल्दी से? No, sir. Okay, so in the next class I will ask these points coming under the pedigree analysis. Okay, what are the different points which we have to memorize in order to study pedigree, है ना, ये points पूछेंगे हम अगले क्लास में। ओके सर। ठीक है, so guys I'm signing off। कल आप लोग का एग्जाम है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आ रहा है, उसके साथ साथ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, ये पॉइंट पूछेंगे जैसे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर का कंडीशन क्या होगा, है ना, ये कंडीशन हम पूछेंगे, ये कंडीशन, उसके साथ साथ रिसेसिव वाला कंडीशन, डोमिनेंट वाला कंडीशन, बोथ ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड, ये चारों डिजीज का कंडीशन पूछूंगा। ठीक है, पूछिएगा लेकिन जरूर। ठीक है ना। एनी अदर क्वेश्चन बिसाइड दिस? और कुछ पूछना चाह रहे हो? आशुतोष, इज नॉट देयर इट सीम्स। ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं ना। लेट मी शेयर दिस नोट्स फर्स्ट। ठीक है, विशाल सर आपको नोट्स भेज देंगे, है ना, हम साइन ऑफ कर रहे हैं।